Hello everyone, welcome back to my channel Crack at UPPCS. Here we prepare ourselves for UPPCS examination and for ROA examination. In today's topic, we are going to study about Comptroller and Auditor General of India. This will be our fifth lecture of Indian polity. So let's begin. But before we move forward, please do like the video, share it with your friend and subscribe to the channel. So Comptroller and Auditor General is basically an independent authority which has been provided in our Indian Constitution under Article 148. Okay, they are the head of Indian Audit and Account Department and they are also chief guardian of public purse. Public के पर्स के ये guardian हैं. They are also one of the bulwarks of democratic system of government of India. बुलवाक का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक डिफेंस होता है. ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन होता है फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन. तो ये जैसे कोई जैसे ये हमारे समझ लो घर के फादर हैं जो कि हमारा फाइनेंस देखते हैं और हमें एक डेंजरस और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हमें हेल्प करते हैं. ठीक है, अब ये ऑफिस या कैग का इवोल्यूशन हुआ कैसे? तो सबसे पहले 1858 में कैग को बोला जाता था ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल और जो फर्स्ट कैग थे उनका नाम था सर एडवर्ड डरमोंड. ठीक है, वो थे हमारे इंडिया के पहले फर्स्ट ऑडिटर जनरल. फिर 1866 में इसका नाम बदल गया ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल से इसका नाम बदलकर कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट रखा गया. मगर फिर से 1884 में इसका नाम बदल के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखा गया. तो तब से ये नाम अभी तक चल रहा है. ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखते हो तो उस एक्ट के थ्रू ही ऑडिटर जनरल जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई थी और उसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई थी. इससे पहले तक दे वर डिपेंडेंट, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई. उससे पहले दे वर डिपेंडेंट अपॉन दी पार्लियामेंट या मिनिस्टर्स, इन सब पे. अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं. तो आर्टिकल 148 कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बोलता है कि दे शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब ये होता है कि जिसको अपॉइंट कर दिया है प्रेसिडेंट ने वो अपनी ड्यूटी किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है. ठीक है, इनकी सैलरीज एंड जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करती हैं. वंस यू हैव बिकम अ कैग यू कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड. ठीक है, मतलब एक बार आप बन गए हो तो आप दोबारा आपका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो. ठीक है, और जो भी इनकी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन या जो भी अदर कंडीशन और सर्विसेज हैं वो सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है. ठीक है, अब चूँकि इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया है और बाकी चीज़ें नहीं बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो पार्लियामेंट में एक डिफरेंट एक्ट बनाया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूटीज़, पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971. ठीक है, इसमें ये बताया गया कि जो कैग है वो 6 ईयर्स तक का अपना ऑफिस ले, जो टर्म टेन्योर होता है उसका वो 6 ईयर्स तक का होता है या 65 ईयर्स का होता है, चाहे जो भी इनमें से पहले हो जाए. If the CAG has to give a resignation, he have to give letter of resignation to the president. He can be removed by the president on the ground as same as that of the judges of Supreme Court. अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिस कंडीशन पे रिमूव होते हैं सेम कंडीशन इसमें भी लगेगी. वो क्या है वो जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे हम तब देखेंगे. और भी अगर कोई सर्विसेज और कंडीशंस होती हैं वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती हैं, बट कभी भी जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज, सैलरी और कंडीशंस उनको दी गई हैं उसको डिसएडवांटेज नहीं किया जाएगा, उसको कम नहीं किया जाएगा, बढ़ाया भले जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू आर्टिकल 149. 149 में सर्टेन ड्यूटीज़ एंड सर्टेन पावर्स दी गई हैं कैग को जो पार्लियामेंट ने उनको दी है जो उनको टाइम टू टाइम निभानी होती हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्यूटी है वो ये है कि जितने भी अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का हो, एज वेल एज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट का हो, उसका ऑडिट इनको ही करना होता है. दे ऑल्सो गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट with regard to prescription of the form in which the accounts of the center and state shall be kept. और भी बहुत सारे इनके जो है ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस हैं जो कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे के लिए, आप अपने से बना सकते हो और एक बार
अपनी बुक्स को रेफ़र करोगे तो उसमें मिल जाएगा। बेसिक मोटा मोटा इनका मतलब यही है, ठीक है। अब कैग को एनुअली 3 रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, जो कि कैग डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं देते हैं, वो प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट में जाती है, और प्रेसिडेंट भी पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी को वो रिपोर्ट देती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी उसकी फाइंडिंग्स बनाती हैं कि उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, पार्लियामेंट में क्या जाना चाहिए, वो चेक करती है, उसकी फाइंडिंग्स बनाती हैं, एंड फिर वो वहाँ से वो रिपोर्ट एज अ फाइंडिंग पार्लियामेंट के पास जाती है, ठीक है। ये हमारा कैग हो गया। अब चूँकि हमने ये देखा कि कैग हमारा जो है ब्रिटेन से आया है, तो देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस बिटवीन कैग ऑफ इंडिया एंड कैग ऑफ ब्रिटेन। तो इसमें डिफरेंस क्या है? कैग ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली केवल ऑडिटर जनरल का काम कंप्लीट करता है, कंट्रोलर का काम नहीं करता है। वेयर एज कैग ऑफ ब्रिटेन जो है उसके पास पावर है बोथ फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग ऑफ इंडिया जब पैसे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, उसके बाद उसका ऑडिट करता है। वेयर एज जो कैग होता है ब्रिटेन का, वो पैसा खर्च करने से पहले ही, मनी के विड्रॉल से पहले ही उसका इवैल्यूएशन करता है। बिना कैग के अप्रूवल से आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। जो लास्ट डिफरेंस है कि कैग जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, वेराज इंडिया का कैग पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, वेराज जो ब्रिटेन का कैग है वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन होता है। हाउस ऑफ कॉमन बेसिकली जो वहाँ का लोकसभा है। सो आई होप ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ उसको उसको सब्सक्राइब करिएगा, उसके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।